मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने डूटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो हेलिना रक्षा उपकरण को भारत के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। देखिए, हेलिना जो है उसको रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डीआरडीएल जो हैदराबाद में है उसके द्वारा डीआरडीओ के मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के तहत जो है वो विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 7 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुमेलित है। भीतरकनिका उड़ीसा सुमेलित है। पीताम्बरम तमिलनाडु सुमेलित है। वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड लेक जो है वो कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो किस बंदरगाह को, जो सेंटोस जो ब्राज़ील में स्थित है उसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और ब्राज़ील जो है वो सिर्फ कॉफ़ी उत्पादक भी देश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद से याद रखिएगा कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान भी जो है वो हैदराबाद में ही स्थित है। कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। रेनेटिंग पनीर सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लेसमेंट्स सुमेलित है। गोल्डन चावल विटामिन ए सुमेलित है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर ये गलत है, क्योंकि ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि संताप मंडल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, हाँ बिल्कुल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4 पे ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है। तो यह जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बलित पर्वत। करेबा वैली स्थित है। तो करेबा वैली जो है वो कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चलाया गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तारी हुई थी कब, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है। तो यह किसने की कहा था, C.F. एंड्रूज ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, C.F. एंड्रूज। रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में वनों की कटाई को नियंत्रित करने हेतु 1980 में संसद के द्वारा अधिनियमित जो है वो किया गया था। इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैसोहोल मिश्रण है। तो गैसोहोल में 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि यदि एक वस्तु पर समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होगा? उसका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एमीटर यानी कि ये विद्युत धारा के साथ मैच करेगा। हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्ष आर्द्रता के साथ मैच करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बैरोमीटर ये प्रेशर के साथ यानी कि दाब के साथ, और वॉट जो है वो शक्ति के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की कुछ और पुस्तकें याद रखिएगा, जैसे कि है मूल नायक, संघ बनाम स्वतंत्रता, शूद्र कौन और कैसे, जाति का उच्छेद, यह सब पुस्तक जो है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता हो गया, पूर्ण जागरण काल के जनक हो गया, नव जागरण युग के पितामह हो गया, यह सब जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डुइस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो देखिए, डुइस हो गया, डबल फॉल्ट हो गया, स्मैश हो गया, सर्विस हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, चेंज हो गया, सेट हो गया, यह सब का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 25 होती है, बिल्कुल गलत है। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 30 होती है। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा में से और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सभी जो सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। आगे कह रहा है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, कोई भी मंत्री जो है वो समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि राज्यपालियों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भाग 5 में संघ सरकार की बात कही गई है, और भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 10 की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र की बात कहा गया है। भाग 10 में है अनुच्छेद 244 और 244 का क। ठीक है। भाग 15 की अगर बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन है, और निर्वाचन कितने कितने अनुच्छेद में? 324 से लेकर 329 तक में। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हाँ बिल्कुल। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 215। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215 ही जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का जो अधिकार क्षेत्र है वो एक राज्य से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है वो साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? आप लोग एक पढ़े होंगे कि जिन विषयों को संघ में या राज्य या समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया जाता है उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
कह रहा है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह बात कर रहा है अविश्वास प्रस्ताव की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव से याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना जो है वो आवश्यक होता है, तथा साथ ही साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में से सही कौन है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है, जिसमें कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि आधार पर चयन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है और साथ ही इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित होता है, गिल्ट एज्ड मार्केट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया है। तो यह 1994 से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। नेक्स्ट है कि डायमंटीना गर्त खाई जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो यह हिंद महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट है कि बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। तो यह जो है वो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है तो नीस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखिए, अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं वो इसमें 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे और 5 प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। फिर है अनवार सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। तो यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। तो यह पुर्तगाल की देन मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बिल्कुल भाग लिए थे, सरोजनी नायडू भी भाग ली थी और मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। मौलाना आज़ाद भाग नहीं लिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। यह रामानंद को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। याद रखिएगा, रामानंद का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919, 19 मार्च 1919 और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918।
तो इस तरह से इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर उसके बाद मतलब रॉलेट सत्याग्रह, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कि कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है, और इसका खोज जो है वो अल्टमैन ने 1886 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि किन गुण में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न पाए जाते हैं? यह केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपचय के दौरान नष्ट नहीं होते, ये सभी प्रोटीन नहीं है, इसमें भिन्न पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो ऑस्टियोमेलेसिया, ये तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। जीरोफ्लेथेमिया, ये और रतौंधी दोनों जो है वो विटामिन ए के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के कारण, और एनीमिया जो है वो विटामिन बी के कारण होता है। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। एक बायोटेक्ट्रिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो यह सोनोग्राफी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो वायु अंगार गैस में मुख्य घटक जो होता है वो CO, N2 और CO2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, यह पूछ रहा है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन नहीं होता है? कैल्सिटोनिन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पीयूष ग्रंथि से याद रखिएगा, इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, और इसका भार जो है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंड वाहिनी नलिका को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ये ग्लूकोज की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अब जो कुछ स्मरणीय तथ्य दिए जाते हैं लास्ट में, उसको एक एक करके देखते हैं। दिया हुआ है महाजनपद और उसकी राजधानी। आप लोग पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद है। महाजनपद मगध की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह। अंग की बात करते हैं तो चंपा, बाजी की बात करते हैं तो वैशाली, काशी की बात करते हैं तो वाराणसी, कौशल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का था अहिछत्र, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बस का था कौशाम्बी, कुरु का था इंद्रप्रस्थ, कंबोज का था हाटक, अस्मक का था पोटली, चेदी का था शक्तिमती, मत्स्य का था विराटनगर, सूरसेन का था मथुरा, और गंधार का था तक्षशिला। तो ये सारे महाजनपदों और उनकी राजधानियों के लिस्ट दिए गए हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।